हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से पाठ कर रहे हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो कि आपकी जो नया इतिहास का सिलेबस आया है उसमें पहला पाठ है। 10वीं कक्षा में जो नया इतिहास आया है उसमें पहला पाठ है, उसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। और इसके बारे में हम कुछ दिनों से डिटेल से पढ़ रहे हैं और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे भवन निर्माण प्रणाली, कि वो भवन कैसे होते थे। भवन पिछली वीडियोज में आपने सामाजिक आर्थिक अनेक प्रकार की नागरीय विशेष सभ्यता की जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसकी नागरीय विशेषताएं पढ़ी और कलात्मक विशेषताएं पढ़ी। जो आज हम भवनों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके मकान किस प्रकार के होते थे, किस प्रकार का भवन निर्माण करते थे, उन सब बातों को हम डिटेल से जाएंगे। सबसे पहले आवासीय मकान। आवासीय मकान को बोलते जिनमें लोग रहते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता का तथा मोहनजोदड़ो स्थानों में नागरिक के निचले नगर में भवन समूह में रहते थे। ये मकान योजनापूर्वक बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान के बीच में खुला आंगन और चारों तरफ छोटे बड़े कमरे होते थे। बाढ़ सुरक्षा हेतु मकान के ऊंचे चबूतरे पर तथा नींव गहरी होती थी। दीवारें मोटी और पक्की ईंटों से गारे की थी। छतों में लकड़ी तथा खिड़कियां ईंटों का प्रयोग किया जाता। छतों में और फर्श में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रकाश हवा के लिए दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान बनाए जाते थे। दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गली की तरफ खुलती थी। घर में रसोई घर, शौचालय, स्नानघर होते थे। बड़े घरों में कुआं होता था। कई मकान तो 2 मंजिला भी बने होते थे। मकानों में विविधता थी। गरीब लोगों के मकान छोटे होते थे। छोटी बैरकों में मजदूर दास रहते थे। निचले शहर के मकानों में संख्या में कर्मशालाएं, कारखाने होती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आवासीय मकान थे उनकी संरचना के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि वो मकान है किस प्रकार के होते थे। नीचे होते थे या एक ऊंची जगह पर बनाते थे ताकि बाढ़ से पानी से बचा जा सके। यानी जो वर्तमान वहां पर्यावरण से संबंधित परिस्थितियां थी उसके अनुसार मकान की संरचना करते थे। जो निचले हिस्से होते थे उनमें कारीगर रहते थे, अपना कार्यशाला बनी होती थी। ऊपरी हिस्सों में जो ऊंची जगह होती थी उनके ऊपर वो अपना मकान बनाते थे। और जो मकान होते थे वो चारों तरफ मकान के कमरे होते थे बड़े छोटे, और बीच में उसके आंगन रखा हुआ था। जो बड़े घर थे उनमें रसोई घर, स्नान घर, सारी की सारी सुविधा उपलब्ध थी। जबकि छोटे गरीब तबके के लोग बैरकों में, छोटे छोटे मकानों में रहते थे। तो उस प्रकार की योजना उस समय में बनाई जाती थी। इसके बाद विशाल भवन। सभ्यता से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, वो देखने में आया है कि सिर्फ छोटे मकान ही नहीं, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान भी बनाए हुए थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के दुर्ग वाले भाग में विशाल भवन प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती सिंधु सभ्यता में ऐसे अनेक भवन मिले हैं जो शासक वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। सिर्फ आवासीय क्षेत्र थे उसमें छोटे बड़े मकान मिलते थे, लेकिन जो जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि जब वे अपना नगर की योजना बनाते थे तो ये नदी के किनारे 2 टीले देखते थे। एक टीले पर ये दुर्ग बनाते थे, एक टीले पर आवासीय क्षेत्र बनाते थे। जो आवासीय क्षेत्र होते थे उन लोगों के ऊपरी सिरे पर अपना मकान बनाते ताकि बाढ़ से बचा जा सके। जो नीचे के सिरे थे उनमें ये कार्यशाला बनाते थे। जबकि दूसरा टीला है, दूसरे टीले में दुर्ग होता था जहां पर बड़े बड़े भवन होते थे जो प्रशासनिक कार्यों के लिए राजा या वहां के शासकों के द्वारा यूज किए जाते थे। इसके बाद नंबर 3 सार्वजनिक स्नानागार है। स्नानागार सार्वजनिक मकान बने हुए, स्नानागार बने हुए थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता सबसे प्रसिद्ध भवन मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है।
आयताकार में यह बना स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.8 मीटर चौड़ा, 2.4545 मीटर गहरा है। इसके उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये सीढ़ियां स्नानागार के तल तक जाती हैं। ये स्नानागार पक्के ईंटों से बना है। इसे बनाने में चूने तथा तारकोल का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही एक कुआं है जिसे स्नानागार को पानी से भरा जाता था। इसे साफ करने के लिए इसकी पश्चिमी दीवार की तल की नालियां बनी हुई थी। स्नानागार के चारों मंडप कक्ष बने हुए थे। विद्वानों का मानना है कि स्नानागार और भवन का धार्मिक समारोह के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी जब भी कोई वहां प्रोग्राम होता था सार्वजनिक, तो वहां उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इससे स्नानागार के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे जो औरतों के लिए नहाने के लिए बने हुए थे और बीच में लोगों के लिए बने हुए थे। और साथ में कुआं भी था जिससे इस स्नानागार को पानी से साफ पानी से भरा जाता था और पश्चिमी दीवार से इसके पानी को बाहर निकाला जाता था। तो इनके भवन निर्माण में इस प्रकार की संरचना बनाई हुई थी। चौथा है अनागार। अन शब्द से समझिए बना अनागार। स्नान से स्नानागार, अना से अनागार। अनागार का मतलब भंडारण, अनाज का भंडारण करने के लिए वे किस प्रकार की उचित व्यवस्था करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में 50 गुना 40 मीटर के आकार का एक भवन निर्माण मिला है। 50 गुना 40 मीटर, 50 गुना 40 मीटर के आकार का एक भवन मिला है जिसके बीच में 7 मीटर चौड़ा गलियारा है। पुरातत्व ने इसे विशाल अनागार बताया है जो अनाज, कपास, व्यापारिक वस्तुओं के लिए गोदाम के रूप में काम लिया जाता था। इसके बाद जो वहां पर जलाशय है और किस प्रकार के बनाए गए थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 5 जलाशय है। यहाँ उनके भवनों में क्या निर्माण होता था, किस प्रकार में होता था, आवास की किस तरह थे, दुर्गों का कैसा था, सार्वजनिक स्नानागार, अनागार और जलागार। जल का भंडारण करने के लिए वे लोग इसका प्रयोग, जलाशय का प्रयोग करते थे। धौलावीरा में एक विशाल जलाशय के अवशेष मिले हैं। जलाशय 80.4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 7.5 मीटर गहरा था। कच्छ के क्षेत्र में पानी की कमी रहती थी, अतः ऐसे जलाशयों का प्रयोग जल संग्रहण के लिए किया जाता था। इस प्रकार लोथल में अन्नागार और डॉकयार्ड गोदी मिला है। पक्के ईंटों से बनाया स्थान, यह स्थल है जो 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा तथा 4.5 मीटर गहरा है। यह एक जल मार्ग के पास खाड़ी से जुड़ा हुआ भाग है। तो इस प्रकार आप छात्र देखते हैं कि जो वहां पर भवन थे उनकी योजना वो कितने अच्छे ढंग से बनाते थे। आवासियों के अलग से, चाहे उनकी दुर्ग की बात थी, चाहे रहने के स्थान की बात थी, या कार्यशिला की बात थी, या फिर उनके नहाने की बात थी, या अन्न को रखने और या जल को रखने की बात थी। तो वो किस प्रकार के अपने भवन में इन चीजों को स्थान देते थे। जो बड़े बड़े मकान, रिच लोगों के मकान थे, उनके अंदर वो एक बीच में कुआं भी बना लेते थे, आंगन चौड़ा होता था। इस प्रकार की उनकी व्यवस्था थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रकार की बातें उसमें लिख सकते हैं जब आपसे भवन निर्माण के बारे में पूछा जाए। इसके साथ साथ है ये जो हमने पहले भी बात की थी आपके सामने कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है, इसका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार है, वो हमने डिटेल में आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसी प्रश्न को आप फिर रिपीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी। इस चैप्टर में जहां तक जो मुख्य क्वेश्चन बनते थे वे आपके यही बनते थे जिनका मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा डिटेल स्टडी जिन बच्चों को करनी है और ज्यादा अच्छा अंक लेने हैं, वो अपने बुक का सहारा लें, बुक में पढ़ें, गहराई से पढ़ करके इसका मनन भी करें। और जहां आपको कोई दिक्कत आ रही है वो कमेंट में लिख करके पूछें। हम यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि भगवान आपका पढ़ाई में मन लगाए, रुचि से मन लगे और अच्छे अंक लेकर के सफलता पास करे। इसी उम्मीद के साथ अभी सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।